नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बोर ठाकुर आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम इंडियाज़ इकोनॉमिक सर्वे 2021 एंड 22 पढ़ेंगे, जो कि करंट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे है। राइट, यहाँ पर आपको ईयर देख के कंफ्यूज नहीं होना है। जनरली हम कोई भी सर्वे देखते हैं या फिर कोई भी रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर होता है। जैसा कि इंडियन बजट में यूनियन बजट फरवरी में पब्लिश किया गया था, उसमें हमने पढ़ा भी था द ईयर्स विच वर मेंशन वाज 2022 एंड 2023। यहाँ पर ऐसा ईयर इसलिए मेंशन होता है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में हम लास्ट ईयर में जो कुछ भी इकोनॉमिकली हुआ था उनके डेटा को, उनके स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज करते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी पॉलिसीज़ फ्रेम होनी है, किस सेक्टर में क्या रिकमेंडेशन क्या करना चाहिए, वो सब कुछ इकोनॉमिक सर्वे में इंक्लूडेड होता है। राइट, नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो एंड सी किन क्वेश्चंस का आंसर आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो जनरली आपके मन में कुछ सवाल होते हैं। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है देन यू वुड नो व्हाट इज़ इकोनॉमिक सर्वे। अगर नहीं पढ़ा है तो ये सबसे पहला क्वेश्चन पॉप करेगा कि इकोनॉमिक सर्वे एक्चुअली होता क्या है। अगला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा वो होगा सर्वे का सिग्निफिकेंस क्या होता है, किसी भी इकोनॉमिक सर्वे का देश के लिए क्या सिग्निफिकेंट रहेगा, क्या उसकी अहमियत होगी। अगला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है, आखिर ऐसे कौन से लोग हैं या फिर कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिक सर्वे को बनाते हैं। एंड देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, आपने अक्सर देखा होगा इकोनॉमिक सर्वे बजट के एक दिन पहले टेबल या फिर प्रेजेंट किया जाता था, अभी भी यही किया जाता है। तो इसके पीछे का क्या कारण है ये भी हम आज इसी वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जो है वो है की हाइलाइट्स, करंट इकोनॉमिक सर्वे 2022 का जो मेजर हाइलाइट्स हैं। जैसे कि अलग अलग सेगमेंट्स हैं, अलग अलग सेक्टर हैं, तो सबके लिए कुछ ना कुछ बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे में, वो सब हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। बिफोर मूविंग फर्दर आई वुड लाइक यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ इकोनॉमिक सर्वे। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, द इकोनॉमिक सर्वे इज़ एन एनुअल रिपोर्ट कार्ड ऑफ इकोनॉमी विच इज़ प्रेजेंटेड अ डे बिफोर द बजट एंड एग्जामिन्स द परफॉर्मेंस ऑफ ईच एंड एवरी सेक्टर देन सजेस्ट फ्यूचर मूव। इसका मतलब क्या हुआ, एक ये रिपोर्ट कार्ड की तरह है। आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपने साल भर पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने एग्ज़ाम दिया और फिर आपके मार्क्स आते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, जो भी है आपके सब्जेक्ट्स, उसमें आपने एग्ज़ाम दिया और मार्क्स आए। मार्क्स आने के बाद आपको पता चलता है ना कि आपने कैसा परफॉर्म किया, आपकी पढ़ाई कैसी रही लास्ट ईयर में, और उसी के बेसिस पर आप फ्यूचर पे मेहनत करते हैं। मान लीजिए आपके फिजिक्स में नंबर कम आ गए तो आप फिजिक्स में ज़्यादा फोकस करेंगे। केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नंबर रहे तो केमिस्ट्री में आपको कम फोकस करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपका वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा। इसी तरीके से इकोनॉमिक सर्वे जो होते हैं, किसी भी इकोनॉमी का एक एनुअल रिपोर्ट कार्ड होता है जिसमें सब कुछ बताया जाता है। लास्ट ईयर में क्या कंडीशन रही, किस सेक्टर में कौन सा सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, किस सेक्टर ने थोड़ा बुरा परफॉर्म किया, सब कुछ यहाँ पर बताया जाता है। और आगे के मूव्स, फ्यूचर के मूव्स क्या रहेंगे, किस सेक्टर में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो इसी सर्वे में बताया जाता है। राइट, हर साल की तरह इस साल भी इकोनॉमिक सर्वे का थीम रहा है एजाइल अप्रोच। मतलब कि हर साल ये थीम नहीं रहता है, अलग अलग अप्रोच थीम रहता है, लेकिन थीम ज़रूर रहता है। जैसा कि लास्ट ईयर के थीम की बात करें तो लास्ट ईयर का थीम था सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। ऐसा क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर हम जानते हैं पूरा देश क्या पूरी दुनिया कोविड से परेशान थी, तो हेल्थ सेक्टर उस समय बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड वाज द थीम ऑफ लास्ट इकोनॉमिक सर्वे, लास्ट ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे। वहीं 2017-18 की बात करें तो एक बहुत ही अच्छा थीम था पिंक। अब ये पिंक क्यों था? क्योंकि उस साल का इकोनॉमिक सर्वे जो था वो वुमेन एम्पावरमेंट सेंट्रिक था, वुमेन को एम्पावर करने के लिए वो डेवलप किया जा रहा था, इसलिए उसका थीम जो था पिंक था। अब यहाँ पर एजाइल अप्रोच क्या है ये भी समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। एजाइल अप्रोच थीम इसलिए रखा गया है क्योंकि पिछले 2-3 सालों में हमने देखा, जब से कोविड पूरे देश में, पूरे दुनिया में फैला हुआ है, कंडीशन बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रही है। जब पहला वेव चल रहा था, पहला वेव ख़त्म होने के बाद सबको लगा कि अब सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा धीमे धीमे, और चीज़ें सुधरने भी लगी थी। इवन सारे जो सेक्टर्स होते हैं धीमे धीमे अच्छे परफॉर्म करने लगे थे, ऑफिसेस खुलने लगे थे। लेकिन जैसे ही सेकेंड वेव आया, अचानक से फिर से फॉल डाउन शुरू हुआ है। हालांकि अब हम फिर से धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, लेकिन जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हैं। इसलिए एजाइल अप्रोच का यूज़ किया गया है। इस अप्रोच के अंतर्गत क्या होता है, एक फीडबैक लूप को फॉलो किया जाता है। यानी कि छोटे छोटे टर्म्स में, जैसे मान लीजिए जीएसटी कलेक्शन कैसा रहा है इस महीने का, या फिर बिज़नेस कैसा रहा है, मॉनिटरिंग एक्चुअल रिस्पांस कैसा रहा है, रियल टाइम में कैसे काम हो रहे हैं, तो उन सभी को फीडबैक लेके उसी के हिसाब से ये सर्वे तैयार किया गया है। इसीलिए एजाइल अप्रोच यहाँ पर अडेप्ट करके इसको इस साल के इकोनॉमिक सर्वे का थीम बनाया गया है। राइट,
अब इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो जनरली 2 पार्ट्स में आता है। पहले पार्ट में क्या होता है, पूरे देश में क्या क्या इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वो बताया जाता है, और जो सेकंड पार्ट रहता है उसमें जो साल भर का क्या क्या हुआ उसका पूरा एनालिसिस करके प्रेजेंट किया जाता है, राइट। लेकिन इस साल इकोनॉमिक सर्वे को एक ही पार्ट में पब्लिश किया गया है। उसके पीछे का रीज़न है कि जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर लिया था और ऑफिस को होल्ड नहीं कर रहे थे। दैट्स वाई इट इज़ बीइंग प्रेजेंटेड ओनली इन 1 वॉल्यूम, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, इकोनॉमिक सर्वे जो है किसी भी देश में अगर इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है तो वो देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसीलिए इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि लास्ट ईयर में क्या क्या फाइनेंशियल इश्यूज़ आई थी, क्या क्या फाइनेंशियली क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई थी, उनको प्रोवाइडली एनालाइज करके और डिटेल स्टैटिस्टिकल डेटा दिया जाता है, वो भी सेक्टर वाइज। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट सेक्टर हो गया। तो अलग अलग सेक्टर के हिसाब से स्टैटिस्टिकल डेटा प्रेजेंट करके एनालाइज करके प्रोवाइड किया जाता है, जिसके बेसिस पर आगे के लिए बढ़िया से पॉलिसीज फ्रेम की जा सके, राइट। अब क्या क्या सेक्टर्स मैंने बता दिया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस, एक्सपोर्ट, इसी तरीके से बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं। और इसके अलावा जो यूनियन बजट नेक्स्ट डे सर्वे के बाद प्रेजेंट होना होता है, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? क्योंकि हम इकोनॉमिक सर्वे से ही समझ पाते हैं कि हमारे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, किन सेगमेंट्स में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये है मेजर सिग्निफिकेंट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। ओके, मूविंग फर्दर, अब ये हमने जैसा कि हमने बताया था कि ये भी एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि आखिर में ये इकोनॉमिक सर्वे किसने प्रिपेयर किया या फिर कौन लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इसके अंडर में एक इकोनॉमिक डिवीजन आता है। तो इकोनॉमिक डिवीजन ये इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर करता है। गाइडेंस किसका होता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का। ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र गाइड करते हैं, उनके गाइडेंस में इकोनॉमिक डिवीजन में इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर होता है। लेकिन इस साल का इकोनॉमिक सर्वे प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र के संरक्षण में या फिर गाइडेंस में बना था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अपना कार्यकाल पूरा करके ऑफिस छोड़ चुके थे। और इकोनॉमिक सर्वे के प्रेजेंटेशन के कुछ दिन पहले ही नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अपॉइंट किए गए हैं। उनका नाम है वी अनंथा नागेश्वरन, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं। इनको देखना चाहे तो आप यहाँ पर इनका फ़ोटो देख सकते हैं। ये हमारे अभी करंट के नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इकोनॉमिक सर्वे टेबल्ड अ डे बिफोर बजट। अब जैसा कि मैंने बताया, देश की आज़ादी के बाद से इकोनॉमिक सर्वे और बजट को एक साथ प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन 1964 में इसको अलग से प्रेजेंट करने का प्रोविज़न आया और इसको बजट से एक दिन पहले ही प्रेजेंट किया जाने लगा असेंबली में। असेंबली क्या है? हमारा लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट जानते हैं। तो जनरली ये लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है? तो ये जो भी फाइनेंस मिनिस्टर करंट में हैं उनके द्वारा इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट प्रेजेंट किया जाता है। तो प्रेजेंट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, राइट। एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है कि इकोनॉमिक सर्वे बनाना या फिर प्रेजेंट करना कॉन्स्टिट्यूशनली ज़रूरी नहीं है। जैसा कि हमने बजट में पढ़ा था कि बजट को प्रेजेंट करना कॉन्स्टिट्यूशनली ज़रूरी है। हर स्टेट अपना बजट प्रोड्यूस करता है, इवन कंट्री भी बजट प्रोड्यूस करता है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे इज़ नॉट अ कंपल्शन। गवर्नमेंट चाहे तो प्रेजेंट करे, ना चाहे तो ना प्रेजेंट करे। इवन वॉल्यूम 1 में जो भी रिकमेंडेशन होती है तो वो भी गवर्नमेंट के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि वो चाहे तो इसका यूज़ करें, चाहे तो ना यूज़ करें। लेकिन जनरली हाँ, इसको इतना मेहनत करके बनाया जाता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, इसलिए इनका उपयोग किया जाता है ताकि देश को अच्छे से आगे बढ़ाया जा सके, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, की हाइलाइट्स देखेंगे अब इकोनॉमिक सर्वे के। अब जैसा कि मैंने बताया कि इकोनॉमिक सर्वे में कई सारे सेगमेंट्स या फिर कई सारे सेक्टर्स होते हैं, उन सेक्टर के हिसाब से डिवाइड करके हम एक एक सेक्टर्स को समझेंगे कि क्या क्या की हाइलाइट्स हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम ब्रीफ आउट कर लेते हैं, राइट। यहाँ पर ये सेगमेंट्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं: स्टेट ऑफ इकोनॉमी, फिजिकल डेवलपमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर्स, मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फिजिकल इंटरमीडिएशन, प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट, और लास्ट में हम देखेंगे ट्रैकिंग डेवलपमेंट थ्रू 11 सैटेलाइट इमेजेस एंड कार्टोग्राफी। तो ये भी एक चैप्टर ऐड किया गया है हमारे इकोनॉमिक सर्वे में, जिसमें सैटेलाइट्स का यूज़ करके देश का इमेज निकाला गया है और डेवलपमेंट को मेजर किया गया है कि मान लीजिए 5 साल पहले क्या स्टेटस था किसी भी सेगमेंट का, मान लीजिए एविएशन सेगमेंट का क्या स्टेटस था और अभी का क्या स्टेटस है, वो सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। एक जस्ट कंपैरिजन है डेवलपमेंट के लिए। अब हम थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर लेते हैं हर सेगमेंट्स में क्या क्या रहा है। तो
तो जीडीपी की बात करें, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर। करंट ईयर की बात करें जो जीडीपी रहा है वो 9.2% से बढ़ा हुआ है, राइट। इसका जो प्रिडिक्शन लास्ट इकोनॉमिक सर्वे में किया गया था 11% था। अब देखिए यहाँ पर ज़रूरी नहीं है इकोनॉमिक सर्वे जो भी प्रिडिक्ट कर दे वो 100% सही होना है, लेकिन हाँ इसके आसपास ही कहीं ना कहीं डेटा रहता है। और नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है वो है 8 से लेके 8.5% तक जीडीपी का ग्रोथ होना है। और ये जीडीपी का ग्रोथ कैसे कंपेयर किया जाता है, तो ये एक बेस ईयर होता है या फिर उसके साथ कंपेयर किया जाता है कि कितना परसेंटेज जीडीपी हमारा बना, बेस ईयर यानी कि लास्ट ईयर, राइट। अब यहाँ पर और हाँ, कोविड के समय में हम देखेंगे तो जो जीडीपी था ये 7.3 डिक्लाइन किया था, यानी कि जीडीपी में यहाँ पर गिरावट आई थी। कारण क्या था, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा था, कोई काम नहीं हो रहा था, सब कुछ शट डाउन था। इंडिया में नहीं, लगभग दुनिया के सारे देशों में जीडीपी गिरी हुई थी। बहुत रेयर ऐसा कोई कंट्री होगा जहाँ पर उठा हुआ होगा जीडीपी। हम बात करें फिजिकल डेफिसिट की तो करंट ईयर में 9.2% है। आगे चलकर ये फिजिकल डेफिसिट घटेगा जो कि 6.8% होगा, तो ये अच्छा प्रेडिक्शन है यहाँ पर। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की बात करें तो महंगाई नापने के लिए इंडिया में 2 सेगमेंट्स का या फिर 2 इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है, WPI होल प्राइस इंडेक्स एंड CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो यहाँ पर कंट्रोल में है। कंट्रोल में क्यों है, क्योंकि 2 से 6% जो है कि इनके बीच में रहना चाहिए। तो करंट में 5.2 है, तो इट इज़ गुड। लेकिन WPI जो है 12.5, ये मेजर कंसर्न है क्योंकि ये डबल डिजिट्स में पहुँच चुका है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें तो ये लगातार 2018 से बढ़ ही रहा है। यहाँ पर कोविड में भी कोई खास असर नहीं हुआ था और लगातार ये ग्रोथ के रास्ते पर है। एग्रीकल्चर में भी हम देखें तो कोविड के टाइम में देखें तो 4.3, मतलब कि ये बढ़ा हुआ था, फिर थोड़ा घटा, फिर अगेन ये बढ़ने की तरफ अग्रसर है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो ये अगेन कोविड के टाइम में आप देखेंगे 19, इवन 2021 में ये नीचे रहा, नेगेटिव में रहा। रीज़न साफ साफ पता है क्योंकि सब कुछ बंद था उस समय। लेकिन करंट में बात करें तो 11.1 का ग्रोथ है, इसमें देख सकते हैं हम। वहीं सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा बुरी तरीके से हिट होने वाली सर्विस सेक्टर ही था, क्योंकि इसमें 8.4% का गिरावट हुआ था। और अभी करंट में बात करें तो 8.2% की बढ़ोतरी हो रही है। तो ये एक सिनॉप्सिस था, एक स्नैपशॉट था पूरे इंडियन इकॉनमी या फिर इकॉनमी सर्वे में क्या क्या हम आगे पढ़ने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहला सेक्टर है हमारा, या फिर चैप्टर कह सकते हैं, स्टेट ऑफ द इकॉनमी। तो स्टेट ऑफ इकॉनमी में क्या क्या बताया गया है, क्या क्या फैक्टर्स बताए गए हैं ग्रोथ के। तो अगर हम प्रोजेक्शंस की बात करें तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने अलग अलग प्रोजेक्शन किए हैं इंडियाज़ के जीडीपी के ग्रोथ के लिए। तो जैसा कि हमने अभी देखा, इकोनॉमिक सर्वे ने कितना प्रेडिक्ट किया है, 8 से लेकर 8.5% का जीडीपी ग्रोथ होना है नेक्स्ट ईयर 2023 में। वहीं वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्शन की बात करें तो 8.7 है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रोजेक्शन की बात करें तो 7.5% है। वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रोजेक्शन की बात करें तो वो 9% है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर शो किया जा रहा है। लेकिन रेंज आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये 8 से 9% के बीच में वैरी कर रहा है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। अब आपके अगले दिन क्या होने वाला है आपके लाइफ में कोई भविष्यवाणी कर नहीं सकता है एग्जैक्टली। इसी तरीके से ये भी एक प्रेडिक्शन है डेटा के बेसिस पर कि हाँ ऐसा पॉसिबिलिटी है, तो ये प्रेडिक्शन है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% सही हो। अब ये जो प्रेडिक्शन किया जा रहा है किन के बेसिस पे किया जा रहा है, जैसा कि हमने देखा इकोनॉमिक सर्वे का थीम है एजाइल, ठीक है। अब एजाइल अप्रोच है करंट ईयर का थीम। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स है जिनके बेसिस पर ये ग्रोथ प्रेडिक्ट किया जा रहा है। जैसा कि वैक्सीनेशन पूरे देश में हो रहा है, लगभग सभी को फर्स्ट डोज लग चुका है, सेकेंड डोज भी ऑन प्रोसेस है। सप्लाई साइड रिफॉर्म में यहाँ पर गेन किए जा रहे हैं, मतलब कि सप्लाई साइड में आसानी चीज़ को आसान किया जा रहा है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान किया जा रहा है, आसानी से लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके वजह से ये जो भी ग्रोथ है वो पॉसिबल हो पाएगा। ईज़ ऑफ रेगुलेशन हमने देख लिया यहाँ पर। और कैपिटल स्पेंडिंग को बढ़ाया जा रहा है। कैपिटल स्पेंडिंग क्या होती है, देश में जैसे कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, रोड्स बनने हैं, रेलवे बनने हैं, हॉस्पिटल्स बनने हैं, स्कूल्स बनने हैं, कॉलेज बनने हैं, तो यहाँ पर कैपिटल स्पेंडिंग जो है वो धीमे धीमे बढ़ाई जा रही है। तो इन्हीं के बेसिस पर कहा जा रहा है, इन्हीं के बेसिस पर ये इकोनॉमिक सर्वे ने प्रेडिक्ट किया है कि नेक्स्ट ईयर का जो हमारा ग्रोथ रहेगा वो 8 से 8.5 के बीच में रहेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, इंडिकेटर्स, क्या क्या इंडिकेटर्स हैं जो कि इस ग्रोथ को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, किस बेसिस पर ये बताया जा रहा है। तो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर 3.9% से ग्रो करने वाला है, और लास्ट ईयर में हम बात करें तो ये 3.6% से बढ़ा था। अभी हमने देखा भी कि पैंडेमिक में भी एग्रीकल्चर आगे बढ़ा था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इसमें गिरावट आई थी, लास्ट कितना गिरावट आई थी, 7% तक गिरावट आया था 2021 और 22 में, लेकिन अभी आगे 11.8% से ही आगे बढ़ने की उम्मीदें की जा रही हैं। सर्विस सेक्टर, इसमें भी मैं बता चुका हूँ सबसे बुरा हाल था, लेकिन आगे चलकर ही 8.2% से बढ़ सकता है।
मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इसमें कुछ और आ जाते हैं, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये हमारा सरप्लस में रहेगा। कैपिटल मार्केट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने हैं। बैंकिंग सिस्टम को वेल कैपिटलाइज है, मतलब कि यहाँ पर इनके पास काफ़ी पैसा अवेलेबल रहेगा ताकि ये लोन्स प्रोवाइड कर सकें। लोन्स प्रोवाइड करने पर काम आगे बढ़ेगा, लोग बिजनेसेस नए खड़े करेंगे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, खर्चे बढ़ेंगे, इस तरीके से चीज़ें होंगी। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो लगातार डिक्लाइन हो रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब होते हैं ऐसे एसेट जहाँ से रिकवरी पॉसिबल नहीं होती है। मान लीजिए आपने अपने दोस्त को 10,000 रुपये दे दिए, अब वो आपको 10,000 रुपये मिलने की उम्मीद खत्म हो गई है, तो वो आपका एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा। अगर वो देता तो आपके लिए एसेट था कि 10 साल बाद चलो, या फिर 1 साल 2 साल बाद देकर कुछ ऐड ऑन करके देगा, या फिर 10,000 रुपये ही देगा, तो एक तरीके से आपका वो एसेट रहा है। लेकिन अगर जब उम्मीदें हो जाए कि नहीं मिलने वाली, तो वो एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। वही केस बैंक में भी होता है, राइट। इन्फ्लेशन मैंने बताया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, इन दो पैरामीटर्स के बीच में नापा जाता है। तो CPI तो ठीक है, बैलेंस है, लेकिन WPI में यहाँ पर प्रॉब्लम है क्योंकि डबल डिजिट्स में पहुँच गया है। अब हम फिजिकल डेवलपमेंट्स की बात कर लें, तो फिजिकल डेवलपमेंट्स में जो भी रेवेन्यू रिसिट हैं, रेवेन्यू रिसिट यानी कि जो भी सरकार ने कमाया है पैसे, कहाँ से सरकार पैसे कमाती है? टैक्सेस से पैसे कमाती है। कई तरीके के टैक्सेस होते हैं, इनकम टैक्स होता है, GST होता है। GST हालांकि अब कॉमन टैक्स हो गया है, ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, हर जगह अब GST ही लिया जा रहा है। तो ये जो टैक्स का रिसिट है वो 67.2% बढ़ा है। और इसका हम प्रिडिक्शन की बात करें, लास्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे ने प्रिडिक्ट किया था कि ये सिर्फ 9.6% से बढ़ने वाला है, लेकिन देखिए कितना ड्रास्टिक ग्रोथ आया है। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है हमारे देश के इकॉनमी के लिए। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो 50% से ज़्यादा बढ़ा हुआ है। वहीं पर कैपिटल एक्सपेंडिचर वो बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है? 13.5%। जनरली क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा एवरेज रहता है, हमारे पास कैपिटल के लिए पैसे होते हैं, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो धीमे धीमे होता है, इसलिए वो बढ़ता नहीं है। लेकिन अब सरकार यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी ऐड कर रही है और बता रही है कि हाँ भाई अब आगे डेवलपमेंट होने वाला है, और इसका जो बढ़ेगा पैसा वो 13.5% बढ़ेगा कंपेयर टू लास्ट ईयर, ठीक है। और सरकार का जो डेट है, डेट यानी कि उधार कर्जा, वो इकॉनमी की रिकवरी के साथ धीमे धीमे वो कम होगा। सीधी सी बात है, इकॉनमी रिकवर करेगा, कामकाज बढ़ेगा, कामकाज बढ़ेगा तो सरकार को भी पैसे मिलेंगे। जैसे मान लीजिए हाईवे बन रहा है, हाईवे पे टोल टैक्स मिलते हैं, फिर आप गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं, किसी तरीके का सामान खरीद रहे हैं तो आप टैक्स दे रहे हैं, आप इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो आप इनकम टैक्स सरकार को दे रहे हैं। तो सरकार कई तरीके से पैसा कमाएगी अगर इकॉनमी रिकवर करेगा, और इसी पैसे के साथ सरकार जो कर्जे हैं वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो और स्टेट गवर्नमेंट कैपेक्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 67% बन गया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर 13.5% है, लेकिन स्टेट्स में 67% तक ये बढ़ा हुआ है। फिजिकल डेवलपमेंट में यहाँ पर कंपेयर किया गया है, जैसा कि मैंने बताया GST कलेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा है और ये 1 लाख करोड़ के मार्क को भी क्रॉस कर चुका है, और ये लगातार 2017 से बढ़ ही रहा है। यहाँ पर ग्राफ में भी दिखाया गया है, 2017 में 0.9 लाख था, देन आगे चलकर 0.98 लाख हुआ, ये लगातार अभी 1.19 लाख पे पहुँचा हुआ है दिसंबर तक, 2021 के दिसंबर तक, ठीक है। यहाँ पर GST कलेक्शन अगर हम लॉकडाउन के पीरियड में देखें तो ये ड्रॉप डाउन हुआ था। यहाँ पर अप्रैल में फर्स्ट डाउन नेशन वाइज जब लॉकडाउन लगा था तो यहाँ पर देखिए ड्रास्टिक गिरावट आई थी, फिर आगे ये रिकवर करने लगा, फिर धीमे धीमे बढ़ रहा था, लेकिन सेकंड लॉकडाउन के बाद फिर से गिरा, फिर ये धीमे धीमे से उठा, अभी रिकवर कर ही रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम GST कलेक्शन का ग्रोथ देखें तो 2017 से ओवरऑल ये लगातार बढ़ रहा है। देखिए कोई भी जो ग्रोथ होता है वो ऐसे सीधे सीधे नहीं आता, कोई भी ग्राफ बनता है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होकर ही आगे बढ़ता है। तो दिस इज़ मोड ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ GST कलेक्शन, ठीक है। अगला सेक्टर है हमारा इंडियाज़ एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर मतलब कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं उन सेक्टर में क्या कंडीशन है यहाँ पर वो हम देखने वाले हैं। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो होता है, इंपोर्ट कोविड के समय में घटा था और इंपोर्ट बढ़ा था, लेकिन अभी वो धीमे धीमे वो मैनेज हो रहा है। नेट कैपिटल जो फ्लो है, इंडिया के पास जो भी FDIs हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहे हैं, वो 65.6 बिलियन आ चुके हैं, मतलब कि बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है 63.1%। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब कि मान लीजिए हमने दूसरे देश से कुछ पैसा लिया, कहाँ पर किस लिए लिया? क्योंकि हम कैपिटल में यहाँ पर एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, या फिर कहीं से फंड्स आए, वर्ल्ड बैंक से फंड आए, IMF से फंड आए, तो वो सब फंड्स को जो हमारे पास हैं और हमारे पास जितने खर्चे हैं, इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो जो बचता है हमारे पास वो इतना अमाउंट बच रहा है जो कि प्लस में आ रहा है। तो BOP में हम सरप्लस में है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फॉरेस्ट रिजर्व जो फॉरेन डायरेक्ट एक्सचेंज रिजर्व होते हैं वो
633.6 बिलियन है। ये भी अगेन बहुत ही अच्छा बात है। और इसी के साथ ही इंडिया जो है सबसे 4th फॉरेक्स रिजर्व होल्डर के नाम पे आ गई है। सबसे टॉप पे है चाइना, सेकंड पे है जापान, थर्ड पे है स्विट्ज़रलैंड। यहाँ पर रैंकिंग हम बताएं, चाइना, जापान, स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद इंडिया, यानी कि इंडिया चौथे नंबर पे है फॉरेक्स रिजर्व होल्ड करने के मामले में। हम बात करें इंडिया के टॉप 10 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की, ये भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो यूएसए सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं हम, उसके बाद यूएई में, देन चाइना, बांग्लादेश, हांगकांग, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूके, बेल्जियम एंड जर्मनी। तो ये टॉप 10 देश है जहाँ पर इंडिया एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, अगला फैक्टर है मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड हैं, आईपीओ से रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो उनकी क्या कंडीशन देश में रही है वो हम देखेंगे। तो ईयर ऑन ईयर बैंक क्रेडिट जो है वो 5.3 से बढ़ गया है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि बैंक के पास लोन देने की कैपेसिटी अब बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है, इसके पीछे बढ़ने का रीज़न सिंपल सा है कि रिजर्व बैंक ने इसके लिए बहुत काम किया है। क्या काम किया है, सबसे पहले तो रेपो रेट इसने 4% फिक्स रखा। रेपो रेट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे बैंक्स आरबीआई से लोन लेती है। इसके अलावा एक नया इंस्ट्रूमेंट लाया गया, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन में क्या होता है, इसमें जो बैंक्स होते हैं आरबीआई से लंबे समय के लिए, लगभग 1 से 3 साल के लिए लोन लेते हैं ताकि वो फर्दर लोगों को लोन दे सकें। ठीक है, तो इसके वजह से बैंक के क्रेडिट जो है वो ग्रोथ किए हैं। ग्रॉस एनपीए जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, एससीबी यानी कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक के, वो कम हो रहे हैं। 11.2% पहले था, अब 6.9% हो गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। कैपिटल टू रिस्क वेटेज जो है वो, और रेशियो यहाँ पर देखेंगे तो 13 से 54% हुआ है। और सिस्टम में लिक्विडिटी हमेशा से सरप्लस रहा है। लिक्विडिटी सरप्लस कैसे में रहा है, लिक्विडिटी मतलब क्या होता है, कैश, मतलब लोगों के पास कैश ज़्यादा रहा है। उसके रहने के पीछे मैंने बताया कि बैंक के पास क्रेडिट लिमिट ज़्यादा है, तो बैंक सब आसानी से लोगों को, आम जनता को लोन दे सकती है। और आम जनता के पास अगर लोन आएगा तो उनको वो खर्चा करेंगे। सीधी सी बात, अगर आप किसी से लोन ले रहे हैं तो आपकी ज़रूरत है, चाहे वो आपके पर्सनल नीड्स हो, चाहे बिजनेस नीड्स हो, चाहे जैसी भी नीड्स हो, आप पैसा लेके खर्च करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोन लेके घर में रख के उसको उगाएंगे या कुछ करेंगे, ऐसा कुछ तो होगा नहीं। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ हियर। और हमने देखा क्रेडिट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा क्रेडिट बढ़ावे पे है, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। हम बात करें आईपीओज़ की, तो अप्रैल से नवंबर 2021 के बीच में 89,066 करोड़ रेज किए गए हैं 75 आईपीओज़ के, मतलब कि 75 आईपीओज़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, कोई भी कंपनीज अगर स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होती है तो वो पब्लिक से पैसा उठा सकती है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो नए सिर्फ 75 नए आईपीओ लिस्ट हुए और इस आईपीओ से 89,066 करोड़ रुपीज़ रेज किए गए। तो ये हमारा मॉनेटरी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल इंटरमीडिएट के बारे में था। अब हम प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन की बात करें तो इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। दो मेजर इंडेक्स होते हैं, WPI एंड CPI। और CPI तो कंट्रोल में है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि 2 से 6% रिकमेंडेड है और यहाँ पर 5.2% है। और वहीं WPI की बात करें, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये 12.5%, जो कि मेजर कंसर्न है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या है, ये क्यों ऐसा है कि WPI में इजाफा देखा गया, इसका मेजर रीज़न बताया जा रहा है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन क्या है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है कि अब हम, ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में सब कुछ प्रोड्यूस होता है, इंडिया में कुछ चीज़ें हमें इंपोर्ट भी करनी पड़ती हैं। तो अगर दूसरे देशों में, मान लीजिए हमको क्रूड ऑयल इंडिया में इंपोर्ट करना है, अब क्रूड ऑयल का दाम अगर दूसरे देशों में बढ़ेगा तो इंडिया में आके भी वो महंगा में मिलेगा। इंडिया में अगर महंगे में मिलेगा तो इंडिया पे ये हर तरीके से इफेक्टिव होगा और महंगाई क्या होगी, बढ़ेगी। तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और टर्म था यहाँ पर आपको जानने के लिए, राइट। और CPI और WPI कैसे मेजर किया जाता है, यहाँ पर ये इकॉनमी का बेसिक टर्म है। इफ़ यू डोंट नो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बताने जाऊँगा इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, सो आई विल मूव फर्दर। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट बॉक्स। अब हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। एनवायरनमेंट जो है एक मेजर कंसर्न है। ग्लोबल वार्मिंग आप देख ही रहे हैं, हर जगह फैला हुआ है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज हमेशा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और इवन आपके UPSC में भी एक अलग से सब्जेक्ट भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है ये 60 से लेके 66 पहुँच गया, मतलब कि ये इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है,
नंबर ऑफ़ फ्रंट रनर्स, मतलब कि जो आगे अच्छे से इंप्रूव कर रहे हैं, उसमें हमारे 22 स्टेट और यूटीज़ आ गए हैं। पहले थोड़े कम थे, 21 थे, अब 22 स्टेट और यूटीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि एनवायरनमेंट को अच्छे से आगे बढ़ाया जा सके, राइट। अगर हम बात करें फॉरेस्ट कवर की, तो इंडिया सबसे 10th लार्जेस्ट कंट्री है जहाँ पर फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, ठीक है। इसमें क्या है, और रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 2020 में थर्ड ग्लोबली इंक्रीजिंग इट्स फॉरेस्ट एरिया रहा है 2010 से 2020 के बीच में, यानी कि 2010 से लेकर 2020 के बीच में इंडिया तीसरे नंबर पर ऐसे रहा है पूरी दुनिया में कि फॉरेस्ट कवर को अपने लगातार बढ़ाया है। और हम बात करें इंडिया के फॉरेस्ट कवर की, तो 24% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया है, मतलब कि अगर पूरा भारत देश 100% है तो उसके 24% हिस्से में जंगल है, और पूरे देश में ये 2% कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया में कितना है, अगर 100% लैंड है तो उसमें 24% हमारा जंगल है, लेकिन पूरी दुनिया की बात करें तो दुनिया के जंगलों में 2% इंडिया कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ये सिंपल सा यहाँ पर कुछ फैक्ट्स थे। अनाउंसमेंट क्या किए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स लाए गए हैं 21 में, और वो क्या यहाँ पर एम करते हैं, प्लास्टिक को पूरी तरीके से ख़त्म करना। प्लास्टिक क्यों ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, वो जल्दी से गलता नहीं है, और एनवायरनमेंट को हमारे बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाता है, इसलिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही नए रेगुलेशंस लाए हैं ताकि प्लास्टिक पैकेजिंग पर भी रोक लगाया जा सके। अभी पहले हम देखते थे मैक्सिमम चीज़ें कांच की बॉटल में आती थी अगर कुछ लिक्विड है, लेकिन अब हर जगह प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि प्लास्टिक सस्ता पड़ता है, लेकिन वहीं एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने बताया, एग्रीकल्चर सेक्टर लगातार बढ़ रहा है। इसके पीछे बढ़ने का कारण है एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर किसान कोई कुछ अनाज उगाता है तो सरकार उसको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है कि हाँ भाई तुम उगाओ, मैं ये आपसे अनाज खरीदूंगा और स्टोर करूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब आप कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं तो उसको सेल करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। यहाँ पर सरकार एमएसपी देती है किसानों को ताकि वो उनके फसल बर्बाद ना जाए, ठीक है। और साथ ही सरकार जोर दे रही है कि जो किसान हैं ये अपने जो मेजर क्रॉप्स होते हैं, स्टेबल क्रॉप क्या है, राइस एंड वीट है, राइस एंड वीट से शिफ्ट करके पल्सेस और ऑयल सीड की तरफ आएँ, पल्सेस और ऑयल सीड उगाएं। अब ये क्यों उगाएं, ये कई तरीके से बेनिफिशियल हैं। पल्सेस और ऑयल सीड उगाएंगे तो यहाँ पर हम अभी करंट में क्या कर रहे हैं, दूसरे देश से इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे इंपोर्टिंग का जो सेगमेंट है वो कम होगा। साथ ही पल्सेस और ऑयल सीड के जो क्रॉप्स होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं कंपेयर टू राइस एंड वीट, तो किसानों को भी इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा। अब ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अभी जो हमारा बफर है, हम जो किसान होते हैं वो राइस एंड वीट बहुत ज़्यादा खरीद लेते हैं, ग्रेनरी में रखते हैं, वो सड़ भी जाता है, पूरी तरीके से यूज़ नहीं होता है। इसीलिए अगर किसान इनको थोड़ा छोड़कर प्लस साथ में पल्सेस और ऑयल सीड भी उगाते हैं तो यहाँ पर बफर जो है वो रियलिस्टिक हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, साथ ही भी हमारा जो इंपोर्ट का जो मुद्दा था वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट और आगे ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल पैसे भी दे रहे हैं, सिक्योरिटी भी दे रही है लोगों को, जैसे कि पीडीएस के थ्रू अनाज वगैरह देना, तो ये सब भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। अब एग्रीकल्चर सेक्टर लगातार डेवलप कर रहा है, उस डेवलपमेंट से फ़ायदा क्या हो रहा है, देखिए जो किसी भी देश के इकॉनमी में 3 मेजर सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग, ये 3 मेजर सेगमेंट्स आते हैं। तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है लगातार डिक्लाइन हो रहा था, लेकिन अभी हम देखेंगे कोविड में ये लगातार बढ़ा है और अभी भी ये 20.2% की तरफ मतलब कि आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है यहाँ पर। सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा बुरा हिट हुआ था, 55 से 53% पे आ गया, तो ये 55 से 53% आना छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। सर्विस सेक्टर क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, क्योंकि कोविड में ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन पूरी तरीके से बैन थे, इसलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट में जो रिकमेंडेशन दिए गए हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि अभी क्या होते हैं किसान सिर्फ खेती करते हैं, तो खेती के साथ साथ अगर वो एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज़ इनमें भी इन्वॉल्व होंगे तो इकॉनमी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगा। स्मॉल लैंड होल्डिंग में टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना, यहाँ पर देश में गरीब किसान हैं, उनके पास छोटे छोटे लैंड है लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पहली बात तो ज़मीन छोटा है, प्लस उनका कैपेसिटी नहीं होता है कि वो उतना पैसा इन्वेस्ट कर पाएँ टेक्नोलॉजी के ऊपर। ये भी हमने बताया कि क्रॉप डाइवर्सिफाई किया जाएगा, ऑयल सीड और पल्सेस उगाए जाएंगे। अभी तक राइस एंड वीट मेजरली उगाया जाता था पूरे इंडिया में, तो और R&D, न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पर लाए जाएंगे, और साथ ही में स्टार्टअप्स और इनोवेशन भी सपोर्ट करेंगे एग्रीकल्चर में, ताकि ये आगे बहुत आसानी से बढ़ सके। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि देश में जो भी
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जो भी कंपनीज आ रही हैं उनमें क्या देखने को मिला है। तो IIPs की बात करें यहाँ पर, तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वो 17.4% रहा है अप्रैल से नवंबर में, जो कि लास्ट ईयर -15.3 था। तो ये भी एक ठीक ठाक ग्रोथ है। ठीक ठाक है, बहुत अच्छा ग्रोथ मानूंगा इसको, क्योंकि यहाँ पर ही प्लस में आया एटलीस्ट, पहले बहुत माइनस में था। यहाँ पर PLI इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। PLI क्या है? PLI ऐसे स्कीम्स हैं जहाँ पर नए नए मैन्युफैक्चरिंग हब्स खुलेंगे, दूसरे देश के कंपनीज़ को इंडिया में इनवाइट किया जाएगा कि आप यहाँ पर खोलें और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। इस तरीके की चीज़ों को यहाँ पर देखा जा रहा है। रेलवेज़ में भी पैसे जो हैं, इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ रहा है। 2014 से लेकर अभी तक कंपेयर करें तो जो भी बजट था, जो भी पैसा था, वो 5 गुना बढ़ चुका है। अभी करंट में 2.15 लाख तक आ चुका है, राइट। और साथ साथ ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डेवलपमेंट देखा जा रहा है। सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा हैम्पर्ड रहा है कोविड में, लेकिन फिलहाल में ये ठीक ठाक कंडीशन में है। 8.2 की % ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा है। साथ ही सर्विस सेक्टर की ग्रोथ में बात करें, यहाँ पर एक्सपोर्ट्स में बात करें, जो भी सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्ट होते हैं, 21.6% का ग्रोथ यहाँ पर देखा जा रहा है। और स्टार्टअप्स ने बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इंडिया में 44 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि यूनिकॉर्न का स्टेटस उन्होंने पा लिया। यूनिकॉर्न मतलब बहुत बड़ी, हज़ारों करोड़ की कंपनी वो बन चुकी हैं इंडिया में बहुत कम समय में। इसके साथ साथ ही IT BPO ये भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। और 2021-22 में लगभग 14,000 नए स्टार्टअप आए, जो कि अब इंडिया दुनिया का सबसे थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम हो गया है स्टार्टअप के मामले में। अब यहाँ पर स्टार्टअप के मामले में इंडिया में प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इंक्यूबेशन हो गया, कुछ चीज़ें यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिल पा रही हैं, इसलिए थोड़ा ग्रोथ स्लो है। नहीं तो इंडिया बहुत ही बेहतर, इवन फर्स्ट रैंक पे आने का पोटेंशियल रखता है स्टार्टअप के मामले में। बिकॉज स्टूडेंट्स एंड पीपल आर वेरी इनोवेटिव हियर, वेरी हार्ड वर्किंग तो है ही हैं, सब कुछ है यहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम कुछ यहीं पर कुछ पॉलिसीज़ वगैरह हैं जहाँ पर काम किया जा रहा है और आगे चलकर ये ग्रोथ हो सकता है। आगे बात करें हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट की, तो धीमे धीमे जो लेबर मार्केट है वो रिकवर कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने देखा जो GDP का ग्रोथ है वो 8.6% तक आगे हो सकता है। और सेक्स रेशियो इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि टोटल फर्टिलिटी रेट वगैरह भी इम्प्रूव हो रहा है, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में बताया गया। और मनरेगाज में फंड्स का एलोकेशन बढ़ा गया। मनरेगा क्या है? यहाँ पर आपको 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस किया जाता है। जब तक आपके पास कोई सरकारी या फिर किसी तरीके की नौकरी नहीं है तो आपको वहाँ पर पैसे भी दिए जाते हैं ताकि अपने आप को ज़िंदगी को चला सके। ठीक है, तो ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट के बारे में था। लास्ट में हम देखेंगे डेवलपमेंट थ्रू 11 सैटेलाइट इमेजेस एंड क्रिप्टोग्राफी, यानी कि सैटेलाइट को यूज़ करके कुछ इमेजेस लिए गए हैं कंपैरिजन के लिए, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर सारे इमेज नहीं देखेंगे, आई विल शेयर यू द लिंक इन द कमेंट बॉक्स, यू कैन सी एवरी इमेजेस। यहाँ पर हम कुछ ही इमेज को देखते हैं। तो हम यहाँ पर ये रात का इमेज लिया गया है, रात का इमेज 2012 का है ये 2021 का इमेज है। तो इससे ये समझ में आता है कि दुनिया भर में, इंडिया में इलेक्ट्रिफिकेशन कितना बढ़ा है। मतलब कि पहले 12 में इतने लोग, यहाँ पर इतने जगह इलेक्ट्रिसिटी थे, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डेंसिटी कितना ज़्यादा हो गया, पहले यहाँ पर बिल्कुल नहीं था। मतलब यूपी बिहार वगैरह में पूरे गाँव एरिया थे, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्ली नहीं पहुँचा था, लेकिन अब रीच अच्छा हो गया है। हम बात करें हाईवेज़ की, तो यहाँ पर देखिए हाईवेज़ का जाल कितना ज़्यादा बढ़ गया है, ज़्यादा हाईवेज़ हो गई हैं। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन बहुत ही आसान होता जा रहा है। ये अगस्त 2011 का मैप है, ये अगस्त 2021 का मैप है। इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं, सारे मैप्स वहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। ये आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको इकोनॉमिक सर्वे समझ में आ गया है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।